हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बताएंगे मॉडर्न यूरोप हिस्ट्री, जो फ्रांस के हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जो जो लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हो उन लोगों का तुम लोगों का 8 मार्क का आता है, और जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो उन लोगों के लिए ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन है कि फरासी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे फरासी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर हम लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पूरे फ्रांस में क्या क्या चेंजेस लाए थे इसके बारे में बात करना है। तो हम लोग जनरली देखेंगे कि 1789 नवंबर से शुरू करके और जो 1790 तक जो संविधान सभा बहुत सारे चेंजेस लाए थे। इनमें से 4 तरह का चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एक है फाइनेंस रिफॉर्म्स, और एक है जुडिशियल रिफॉर्म, और एक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चर्च। तो इनमें ये 4 टॉपिक जो है हम थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, तुम लोगों को समझने में भी थोड़ा मदद मिलेगा। तो पहले से अंत तक ये वीडियो देखो और आशा करते हैं तुम लोगों का कुछ मदद जरूर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहले हम एक एक करके लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फरासी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाए थे। पहला हम बताएंगे राजा का पावर, राजा का शक्ति जो था वो कैसे चेंज लाए थे। तो ऐसा कहा गया है, हम लोग जानते हैं जो फिलोसोफर्स मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है और जो जुडिशियल सिस्टम है, ये 3 अहम हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अलग अलग होना चाहिए। बस मॉन्टेस्क्यू की बात को प्रूव किया गया और ये तीनों डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया। दूसरी बात, राजा का जो पावर बूर्बन डायनेस्टी के दौरान था वो कम कर दिया गया। कैसे कम कर दिया गया? अब ये बताया गया कि पहले राजा जो उपाधि लेते थे वो फरासी कंट्री के राजा थे। अब ये कह दिया गया कि फरासी जनगण का राजा बनेंगे, ये मतलब फरासी जनगण का राजा है। मतलब ये बताने की कोशिश ये किया गया है कि आपसे जो भी राजा होंगे वो फरासी जो लॉ आईन सभा जो है उनके मुताबिक चलेंगे, जनगण के मुताबिक चलेंगे। और इसी के साथ साथ राजा के जो बहुत सारे जैसे लॉ बनाना, किसी को नियुक्ति देना, किसी को उनकी पद से हटाना, और अपने अनुसार जो ट्रेजरी है उसको इस्तेमाल करना, ये सब पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सिर्फ मिलिट्री सेक्शन और जो नेवल सेक्शन, नेवल आर्मी होते हैं, वो सेक्शन उसको सिर्फ राजा के हाथ में रखा गया। लेकिन फॉरेन जो सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, ये राजा के हाथ में नहीं रखा गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजा के बारे में ये कह दिया गया कि विदाउट परमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अब आते हैं कि लॉ जो आईन सभा थे, आईन सभा में कुछ चेंजेस लाए गए थे। सबसे बड़ी चेंजेस 745 जो ये आसन संख्या थे वहां पर इन सब लोगों को ये कहा गया 2 साल के लिए इन लोगों का नियुक्ति होगा। और यहाँ पर ये कह दिया गया कि पूरे फ्रांस में ना 2 तरह के जनगण में 2 तरह का जनगण का डिवीजन किया गया। एक है एक्टिव और एक है इनएक्टिव नागरिक, मतलब सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक। जिन लोगों के पास पैसा होता है, पैसा था उस वक्त डिवीजन किया गया था, उन लोगों को सक्रिय नागरिक बनाया गया था। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, वो टैक्स नहीं देते थे, उन लोगों को निष्क्रिय नागरिक बनाया गया था। उस वक्त फ्रांस की जो हिस्ट्री है, इनका बोला गया जो भी आईन सभा में निर्वाचित होकर आएंगे उनका उम्र 25 साल होगा, और न्यूनतम उम्र जो होगा 25 साल। और सबसे बड़ी बात, 2,60,00,000 लोगों में से 4 लाख लोगों को सक्रिय नागरिक, मतलब वोट दान कर सकते हैं ऐसा नागरिक चिन्हित किया गया था। इनमें से सब लोगों को वोट दान करने के लिए परमिशन भी नहीं मिले थे। सिर्फ 50,000 लोगों को ही वोट दान करने के लिए परमिशन मिला था। अब आईन सभा में हम लोग जानते थे कि बूर्बन डायनेस्टी में क्या हुआ था, राजा स्पेशल पावर एंजॉय करते थे। अब बोल दिया गया
उसमें सबसे बड़ी जो अहम पावर था वो है वीटो प्रयोग करना। वीटो का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत हम समझा देते तुम लोगों को। वीटो का मतलब होता है, मान लो कोई लॉ आईन सभा में पास होने जा रहा है और वो लॉ राजा को पसंद नहीं, तो राजा के पास एक स्पेशल पावर होता था, स्पेशल स्टेटस होता था, उसको कहा जाता था वीटो। जब राजा बोल देते थे कि हम वीटो प्रयोग कर रहे हैं, ये लॉ हमको पसंद नहीं है, तो वो लॉ बंद हो जाता था, मतलब वो लॉ पास नहीं होता था। इसको कहा जाता था वीटो। तो ये वीटो पावर सोरोस लुई मतलब पूर्व राजतंत्र की जो भी राजा है वो राजा से वो छीन लिया गया, मतलब वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वीटो का इस्तेमाल उस लेवल में कर नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसा कहा गया है कि वीटो का इस्तेमाल कुछ देर के लिए स्थगित, हम लोग जानते हैं कि उस जमाने में जो बुर्बो डायनेस्टी के राजा थे बहुत सारे गलत गलत डिसीजन वो लोग लेते थे। इन्होंने कह दिया कि अगर ये सिस्टम बना दिए, कोई लॉ 3 बार ऐसा कहा गया, कोई लॉ अगर 3 बार आईन सभा में पास होने आ रहा है तो ऐसे ही वो लॉ में बन जाएगा। वीटो का इसलिए फरासी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजा के पास ये इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि ये लॉ सिर्फ इसलिए रखा गया कि कुछ देर के लिए आप ये जो कानून बनाया जा रहा है वो स्थगित कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट पावर नहीं रहेगा। तो मतलब ये वीटो को लेके एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक सिद्धांत लिया गया कि आप इसको इस्तेमाल करके जो पहले बंद कर देते थे आप नहीं होगा, ऐसी लॉ हम लोग पास करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। अब आजकल जो यूनाइटेड नेशन में हम लोग जानते हैं दुनिया के 5 बड़े देशों के पास जो वीटो प्रयोग करते हैं, जब बहुत बड़े बड़े लॉ बनते हैं दुनिया में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो कानून बनते हैं वो रद्द हो जाते हैं अगर कोई वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो इस तरीके का पावर का घटा दिया गया था फरासी जो राजा थे, राजा के हाथ से, मतलब ये सिस्टम बहुत बुरी तरह से कम कर दिया गया था। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्शन में क्या चेंजेस लाए गए थे। फाइनेंशियल सेक्शन में बहुत हम लोग जानते हैं फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था, इनमें से सबसे बड़ा कारण यही था कि ये इकोनॉमी का कारण, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मालूम था कि इकोनॉमी को ठीक करना है, बहुत सारे चेंजेस लाए गए। फर्स्ट चेंजेस ये लाए उन लोगों ने कि जो भी गिरजा की जितनी भी संपत्ति है उनको उन्होंने अपने अंडर में ले लिए, राष्ट्र के अंडर में ले लिया गया और उनके बदौलत उनके अगेंस्ट में एक कागज का मुद्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइनेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों के लिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन को याद रखो, एसाइनेट। तो एसाइनेट प्रचलन किया गया और दूसरी स्टेप ये लिया गया कि सारे फ्रंट्स में एक ही वजन और एक ही नाप जो होता है वो चालू किया गया, और जमीन और जो भी संपत्ति है उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआती दौर में था सब लोग टैक्स नहीं देते थे, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेजरी के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति था। तो इसीलिए संविधान सभा ने ये किए कि सब चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और ये बहुत सारे हम लोग जानते हैं पन्य द्रव्य जो होते थे, एसेंशियल गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, तो इन्होंने ये टैक्स जो इनडायरेक्टली लगाया जाता था वो सब टैक्स हटा दिया गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रांस के एक प्रांत से और एक प्रांत तक, मतलब सीमा तक खाने पीने का जो सामान था जाने आने के लिए उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, तो उनको शिथिल किया गया, मतलब थोड़ा सा अलगा किया, मतलब क्या ढील दिया गया था। और जो भी इंटरनल जो टैक्स रिलेटेड समस्याएं थे उनको भी हटाया गया था, और जो भी श्रमिक संगठन थे उनकी धर्मघट करने के लिए उनके ऊपर रोक लगाया गया था। आप आते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे इकोनॉमिक में फ्रांसीसी संविधान सभा ने। आप आते हैं विचार विभागीय, मतलब जो जुडिशियल रिफॉर्म्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चेंजेस आया तो ये जुडिशियल सिस्टम में, क्या हम लोग जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम्स को लॉ और पहले ही हमने बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया था, कानून से अलग कर दिया। जुडिशियल सिस्टम को
अलग रखा गया था, क्योंकि उस वक्त का हालात बहुत ही खराब था। ये नए तरह से पूरी विचार विभाग को जो पूरी तरह से सजाया गया था। हम लोग जानते हैं जो ये घोषणा किया गया था, फरासी जो पीपल है, फ्रेंच जो जनगण है, सबका समान अधिकार है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और इसके चलते इनको जब विचार विभाग को अलग किया गया, जनसाधारण के सामने एक अपॉर्चुनिटी ये भी दिया गया था कि वो लोग इलेक्टेड करके भेजेंगे, विचारपति जो होंगे उनको भेजेंगे। तो एक विश्व के इतिहास में एक नया एक मोड़ आया कि कोई भी देश में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई देश का जनगण विचारपति का निर्वाचन कर रहे हैं। और ये जूरी सिस्टम जो आजकल जो हमारे देश में है, विचारपति और जो सिस्टम को चलाने के लिए जूरी सिस्टम है, तो उसको उस वक्त फ्रांस में लाया गया था। और ऐसा कहा गया कि जो भी विचारपति होंगे वो आपसे राष्ट्र से उनको सैलरी मिलेगा। मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये जैसे और सरकारी नौकरी करने वाला, जैसे जॉब करने वाला इंसान, वो विचारपति भी उस तरीके का वो बन गया था। और उस जमाने में बहुत सारे लोग अपील नहीं कर पाते थे। मान लो कि कोई केस हार गया निचले अदालत में, वो अपर अदालत में अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब क्या गया कि अगर कोई इंसान निम्न अदालत मतलब निचला अदालत में वो केस हार जाता है तो फिर अपर अदालत में वो अप्लाई कर सकता है। और लास्ट में अहम हिस्सा जो डाला गया था वो हम लोग जानते हैं, बास्तिल फोर्ट में क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया जाता था। तो अब ये लॉ बनाया गया कि कोई भी इंसान को बिना विचार, मतलब अगर वो कोई पकड़ के अंदर नहीं डाल सकते और किसी को मतलब जेल में नहीं रख सकते बिना विचार के। तो ये उनको विचार मिलना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फ्रांस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिए थे। लास्ट में जो चेंजेस लाए थे वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज। फरासी चार्ज सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। पूरी तरह से हमने पहले ही बता दिया, जो संपत्ति थे पूरी तरह से वो राष्ट्र के अंडर लाया गया, असाइनेट का प्रचलन किया गया। और दूसरा स्टेप लिया गया सिविल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द क्लर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों में सब्जेक्ट में देखोगे, तुम लोग नोट करके रखो। व्हाट इज सिविल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द क्लर्जी। 1791 में ये लॉ लाया गया था। ये लॉ में ये बताया गया कि आज से जो गिरजा के ऊपर जो पोप का स्पेशल पावर होता था वो पावर हटा दिया गया और गिरजा को क्या बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। मतलब राष्ट्र के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गिरजा को भी एक अलग डिपार्टमेंट की दर्जा दिया गया। और ऐसा कहा गया, फरासी गिरजा को कहा गया गैलिकन गिरजा। और आज से मतलब 1791 के बाद गिरजा के जो भी धर्म जाजक होंगे उनको राष्ट्र से सैलरी मिलेगा। तो एक जैसे मैंने पहले बताया कि और जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उस तरह से ये इनको भी ऐसे सिस्टम में लाया गया। मतलब धर्म जाजक जो होंगे वो सैलरी पाएंगे। तो एक तरह से ये बता सकते हैं, अगर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि दो तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पहले छोटा करके हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही बताते हैं। पॉजिटिव अगर साइन देखेंगे तो ये बहुत ही कार्ल्टन हेज जो है मॉडर्न यूरोप टू 1870, कार्ल्टन हेज का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। इन्होंने बताया कि इतने कम समय में दुनिया के किसी भी देश में इस तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं किया गया। डिस्ट्रक्शन मतलब पुराना जो सिस्टम वो जो चालू था फ्रांस में बुर्बो राजतंत्र के दौरान, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तो ये फ्रांस जनगण के लिए एक ऐतिहासिक मुहूर्त था। मतलब एक ऐसा संदिग्ध जो था कि एक नए दौर की तरफ चलने लगे फ्रांस। और अगर नेगेटिव पॉइंट अगर बोलेंगे तो नेगेटिव पॉइंट हम लोग जानते हैं फरासी जो जनगण थे उनको सबको वोट देने के लिए मौका नहीं मिला था। सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, मतलब एक्टिव इनएक्टिव नागरिक, जिसके पास पैसा है उसको सक्रिय, जिसके पास पैसा नहीं है उसको निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया था। तो ये बहुत ही आने वाले फ्रांस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। और तीसरी बात, जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमको हिस्टोरियंस बताते हैं, तुम लोग भी जरूर मेरे बातों से सहमत होंगे
कि जो भी जो विचारपति हैं, विचारपति मतलब जो जज होते थे, अगर जनगण जज को निर्वाचित करेंगे तो इसका मतलब यही है कि जो पक्षपात हम लोग बोलते हैं, पार्शियलिटी, वो आ जाता है। मतलब कोई भी विचार करने के दौरान अगर जनगण उसको नियुक्ति दिए हैं तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि इसको क्या मतलब इनका जो सेंटेंस क्या सुनाया जाए, मतलब उनको क्या क्या गलत क्या सही, तो इनमें से बहुत सारे पार्शियलिटी आ जाते हैं जज जो होंगे उनके माइंड में। तो ये बहुत ही सही नहीं था आने वाले दिनों के फ्रांस के लिए। और तीसरी बात ये है कि जो भी आईन सभा के जो सदस्य होंगे उनको लॉ बनाने के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन उनके पास वो वाला पावर नहीं था। और राजा को पावर दिया गया था लेकिन लॉ नहीं बनाने के लिए परमिशन नहीं मिला था। तो एक तरह से कन्फ्लिक्ट फ्रेंड्स बाद में ये देखा गया है कन्फ्लिक्ट। और हमारे जो हम लोग जो पहले ही बोले कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कम्यून काउंट, ये इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। जैसे थोड़ा सा बता देते हैं कि फरासी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उनमें तीनों हिस्सों में बांटा गया था, एक डिपार्टमेंट, दूसरा है काउंट और तीसरा है कम्यून। तो ये तीनों तरह का डिवीजन बनाया गया था। इनमें से 83 डिपार्टमेंट बनाया गया था और 44,000 काउंट बनाया गया था। कम्यून जो है वो इस तरह से 547 काउंट बनाया गया था और 44,000 कम्यून बनाया गया था। तो एक तरह से हम लोग देख पाते हैं कि अलग अलग डिवीजन बनाया गया था। और जो भी पौर प्रशासन मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो एरिया है वहाँ पर 48 सेक्शन बनाया गया था। और इंटेंडेंट जो कर्मचारी थे उनका भी पद को हटाया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिवीजन बना देंगे तो उनमें क्या होगा कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम फ्रांस में बना था पहले से ही, वो कहीं ना कहीं पर धक्का लगता है। आने वाले दिनों फ्रांस में ये देखा भी गया था। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कंक्लूजन में कि यह गलत था फ्रांस के लिए? नहीं था, गलत नहीं था। फरासी पीपल के लिए फरासी संविधान सभा ने जो भी चेंजेस लाए वो उनके लिए बहुत ही भाग्य परिवर्तन करने वाला सिद्धांत था। जैसे हम लोग बता पाते हैं कि सब जनगण का समान अधिकार, जैसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस, राजा का समता को हटा देना और बहुत सारे इनडायरेक्ट जो टैक्स बुर्बराज तंत्र लेते थे उसको भी हटा देना। और बहुत सारे जैसे मान लो कि धर्मचारण करने के लिए सब लोग धर्मचारण नहीं कर पाते थे, उनको भी वो सिस्टम को भी हटा देना। और व्यक्ति स्वाधीनता का जो अधिकार मतलब जो इंडिपेंडेंस फरासी जनगण को मिला था, ये एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा था। मतलब आने वाले फ्रांस के लिए तो था ही था, दुनिया के किसी भी देश में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी सिद्धांत लिए थे ये दुनिया के लिए सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गया था। तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को मदद मिला होगा। 4 पॉइंट्स बना लेना है तुम लोगों को, 4 सेक्शन अलग अलग करके आंसर में लिखना है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ो और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू। आशा करते हैं तुम लोगों को जरूर समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।